HKTV presents। नमस्कार, आप देख रहे हैं परियों की कहानी और मैं संजय सिंह। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मोहन के लिए तो जीवन का वो दिन सबसे ज्यादा दुखदाई दिन था जिस दिन उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। सारी दुनिया जैसे वीरान लगने लगी। जीवन में तो जैसे रस ही खत्म हो गया। उसकी पत्नी पीछे 2 बच्चे छोड़ गई थी जिनके नाम थे प्रेरणा और सिद्धांत। प्रेरणा बहुत ही खूबसूरत और चतुर बच्ची थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मोहन के दिल में अपनी पत्नी के जाने का गम अब कम होने लगा। वो एक लकड़हारा था। वो सुबह घर से निकलता और दिन भर जाकर जंगल में लकड़ियां काटता ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। एक दिन सिद्धांत ने कहा, पिताजी, हमें अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। हम बहुत ही उदास हो जाते हैं। जब आप काम पर चले जाते हैं तो हमसे बात करने के लिए घर पर कोई भी नहीं होता। हाँ पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बात करने वाला हो, हमारे साथ कोई खेलने वाला हो, लेकिन हम सारा दिन घर में उदास रहते हैं। मैं समझ गया बच्चों, मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया। ठीक है, मुझे कुछ समय दो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। मोहन इस बात को समझ गया था कि बच्चे अकेले उदास रहते हैं। इस समस्या को लेकर वो अपने एक दोस्त शेखर से मिला और इस बात पर विचार विमर्श किया। शेखर ने उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। हालांकि पहले कभी ये विचार मोहन के दिमाग में नहीं आया था, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए उसे ये विचार करना ही पड़ा। और कुछ ही दिनों के बाद वो अपने घर में एक नई पत्नी ले आया, यानी कि प्रेरणा और सिद्धांत की सौतेली माँ। नई पत्नी ने आते ही घर गृहस्थी संभाल ली। मोहन अब सुबह काम पर जाता और ढेर सारा काम करता, ढेर सारी लकड़ियां भी काटता, क्योंकि अब नई पत्नी के आने की वजह से अब खर्च भी बढ़ गया था। इधर नई पत्नी के साथ में बच्चे भी बहुत खुश थे। प्रेरणा और सिद्धांत को ये नई माँ भी बहुत पसंद करने लगी थी। इसी तरह से हंसी खुशी 1 साल बीत गया और इसके साथ ही नई पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और इसके साथ ही उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। अब प्रेरणा और सिद्धांत से वो नफरत करने लगी। उसका प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वो बिना बात पर भी प्रेरणा और सिद्धांत पर हाथ उठाने लगी थी, उन्हें बुरी तरह से पीटने लगी थी। वो उन दोनों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, बस कुछ रूखे सूखे रोटी के टुकड़े उन दोनों के हाथ में थमा दिया करती थी। पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती थी। ऐसा नहीं है कि मोहन को इस बात का पता नहीं था। वो सब कुछ जानता था कि उसकी बीवी कितनी बुरी है, लेकिन वो बेबस था। क्या कर सकता था? वो अपनी नई पत्नी से झगड़ा करके उसका स्वभाव और ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो चुप रहता था। लेकिन उसकी पत्नी बात बात पर उससे भी झगड़ा करती, बात बात पर उसे ताने देती कि तुम्हारी कमाई कम है, इतने सारे लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। फिर एक रात जब सिद्धांत अपने कमरे में था तो उसने अपनी सौतेली माँ को पिता से बात करते हुए सुना। सुनो जी, अब तो हद ही हो गई है। मैं 3 बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अपने बच्चे की देखभाल से फुर्सत नहीं मिलती तो फिर मैं इन दोनों की देखभाल कैसे कर सकती हूँ? सुनो, तुम एक काम करो, अपने दोनों बच्चों को कहीं और जाकर पालो और या तो इन्हें इस घर से चलता करो। अपने पिता का जवाब सुनकर सिद्धांत के ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। पिता कह रहा था, ठीक है भगवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूंगा। कल सुबह मैं इन दोनों को जाके जंगल में छोड़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करो। जरा सोचो कि बच्चे कितने छोटे हैं, वो जंगल में जाके कैसे रहेंगे? वहां इतने सारे खूंखार जानवर हैं जो उन्हें मार के खा जाएंगे। क्या ये पाप नहीं होगा? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा निर्णय अंतिम है और तुम्हें मेरा निर्णय नहीं मानना है तो मुझे जाके मायके छोड़ाओ। ठीक है भगवान, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे ही करूंगा। कल सुबह ही मैं उन दोनों को ले जाके जंगल में छोड़ाऊंगा। सिद्धांत ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। अब वो सोचने लगा कि इस समस्या का सामना कैसे किया जाए और उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक हल नजर आया। वो अपने घर से बाहर निकला और छोटे छोटे सफेद पत्थर इकट्ठे करके अपनी जेब में भरने लगा और बहुत सारे पत्थर भरकर वो वापस आकर सो गया। अगले दिन
जब दोनों उठे तो पिता ने कहा, सुनो बच्चों, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आज जंगल में ले चलूंगा, वहां बहुत मजा करेंगे। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर निकल पड़ते हैं। वहां पर देखने के लिए मोर है, हिरन है और भी बहुत सारे खूबसूरत जानवर हैं। तुम्हें वहां पर ढेर सारे फल भी खाने को मिलेंगे। वहां तुम्हें कंदमूल और गिरियां भी मिलेंगी। सिद्धांत अश्रुपूर्ण आंखों से अपने पिता की तरफ देखता रहा, उनके झूठ को सुनता रहा, मगर कुछ बोला नहीं। वो ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया। खैर, नाश्ते के बाद सिद्धांत और प्रेरणा अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल दिए। काफी दूर जंगल में पहुंचकर पिता ने उन दोनों से खेलने के लिए कहा और खुद लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते सुबह से शाम हो गई। इस बीच बच्चे खेलते रहे। शाम होते ही पिता ने लकड़ियों को समेटकर एक गट्ठर बना दिया और साथ ही पत्ते और टहनियों का एक ढेर लगा दिया और उस ढेर में आग लगा दी ताकि ठंड से बच्चों का बचाव हो सके और जंगली जानवर भी आग की वजह से पास में न आए। गट्ठर बनाने के बाद पिता ने उसे अपने कंधे पर रखा और बच्चों से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें घर ले चलूंगा। सिद्धांत तो समझ गया कि पिता की ये क्या चाल है। जब काफी देर तक पिता नहीं आया तो प्रेरणा काफी घबरा गई। उसने कहा, भैया अब तक पिताजी नहीं आए, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ सारी बात। इसके बाद सिद्धांत ने वो सारी बात सुनाई जो पिछली रात को उसने अपनी सौतेली माँ से पिता को कहते हुए सुनी थी। इस बात को सुनकर तो प्रेरणा और ज्यादा घबरा गई, लेकिन सिद्धांत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में कई सारे सफेद पत्थर हैं। उन सफेद पत्थरों को मैं थोड़ी थोड़ी दूर डालता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। अब हमें जाते हुए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम पत्थरों को देखते देखते वापस घर पहुँच जाएंगे। वो रात चांदनी रात थी। चांद चमक रहा था और चांद की वजह से वो सफेद पत्थर भी चमक रहे थे, जिन्हें देखते देखते सिद्धांत और प्रेरणा घर तक आ पहुंचे। जैसे ही सौतेली माँ ने दरवाजा खोला, वो बिल्कुल खींच गई, चकरा गई। तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? कौन तुम्हें छोड़ गया यहाँ पर? हम अपने आप आए हैं माँ, पिताजी हमें जंगल में छोड़ आए थे। हम अपने आप चलते चलते यहाँ पर आ पहुंचे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बात को देखकर तो मोहन भी चकरा गया कि बच्चे वापस कैसे आ गए। इसके बाद बच्चों को घर में ले लिया गया और 2 दिन ठीक ठाक गुजरे, मगर तीसरे दिन फिर सौतेली माँ ने मोहन को भड़काना शुरू कर दिया। सुनो, अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैं इन बच्चों के साथ नहीं रह सकती। तुम इन बच्चों को फौरन जाकर कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम झूठे हो। तुम बच्चों को जंगल में छोड़ के आए ही नहीं। तुमने इन दोनों को यहीं कहीं आसपास छुपा दिया था और ये कहा होगा कि जब मैं घर पहुंच जाऊं तो थोड़ी देर बाद तुम भी चले आना। क्यों किया था ना ऐसा? नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। मैं वाकई इन दोनों को जंगल में छोड़कर आया था, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल इन दोनों को फिर से जंगल में लेकर जाऊंगा और बहुत दूर छोड़कर आऊंगा। इस बात के बाद सिद्धांत ने एक बार फिर वो चमकते पत्थरों वाली तरकीब आजमाने की सोची। वो रात को चुपचाप उठा। बाहर जाने के लिए उसने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो चौंक गया कि दरवाजा बाहर से बंद था। शायद उसकी सौतेली माँ को उसकी इस चाल का संदेह हो गया था। अब उसके पास कोई रास्ता न था। सुबह फिर वही खेल खेला गया। फिर से उन दोनों को नाश्ता करने के लिए कहा गया और अपने साथ जंगल ले जाने के लिए कहा गया। प्रेरणा और सिद्धांत दोनों फिर से बड़े बेमन से नाश्ता करके अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़े। इस बार मोहन उन्हें बहुत घने जंगल में ले गया और फिर उसी तरह उनसे खेलने के लिए कहा। खुद लकड़ियां काटने लगा। शाम तक लकड़ियों को काटकर उनका गट्ठर बनाया और कुछ लकड़ियां और पत्ते जोड़कर उसमें आग लगा दी और फिर उनसे ये कहा कि मैं अभी आता हूँ, और मोहन वहां से चला गया। बच्चे जानते थे कि वो नहीं आएंगे। कुछ देर के बाद सिद्धांत ने कहा, देखो मुझे पता है कि पिताजी नहीं आएंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं। मैंने कुछ तरीका अपनाया है, उसके जरिए हम फिर से घर पहुंच सकते हैं। वो तरीका क्या है? जब मैं नाश्ता कर रहा था ना, तो नाश्ते में से एक रोटी मैंने चुपके से जेब में रख ली थी। उसी रोटी के टुकड़ों को थोड़ी थोड़ी दूर पर डालते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम उन रोटी के टुकड़ों को देखते देखते वापस घर पहुँच जाएंगे।
हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन इस बार तकदीर उनके साथ नहीं थी, क्योंकि रोटी के जिन टुकड़ों को वो डालता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, उन रोटी के टुकड़ों को चींटियों ने खा लिया था। अब उनके पास घर जाने का रास्ता ही खत्म हो गया था। अब वो यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर थे। दोनों उठे, चलने लगे और चलते चलते बीच बीच में एक दूसरे को हौसला भी देते रहे। भैया, अब क्या होगा? हमें के जंगली जानवर मार डालेंगे, उनकी तो आवाजें भी आ रही है। तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे, हमें हौसला नहीं हारना है। दोनों चलते चलते, रास्ता भटकते भटकते, चोट खाते हुए, गिरते पड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर आखिरकार प्रेरणा को एक घर दिखाई दिया। भैया भैया देखो, वहां बहुत दूर एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहां चलते हैं। अरे हाँ, वो तो घर है, चलो हम घर की तरफ चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए उस घर की तरफ गए। घर बिल्कुल सुनसान था, खाली था, उसका दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही प्रेरणा और सिद्धांत उस घर में घुसे, वो देखकर आश्चर्य से चकित रह गए। वो घर बड़ा ही विचित्र था। उसकी दीवारें चॉकलेट की बनी थी, उसकी छत बर्फी की बनी थी, दरवाजे और खिड़कियां केक के बने थे और वहां फर्श पर ढेर सारी टॉफियां बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर टॉफी और लॉलीपॉप से चित्रकारी की गई थी। पूरा का पूरा फर्नीचर आइसक्रीम और मिठाइयों का बना हुआ था। ऊपर छत पर लड्डुओं के झूमर लटक रहे थे। ये दोनों बच्चे इतने खुश हुए कि वहां पर मिठाई तोड़ तोड़ कर खाने लगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही भूखे थे। काफी देर से चल रहे थे, इसलिए इन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। वो एक एक करके सारी मिठाई खाने लगे। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद एक बूढ़ी औरत अंदर से निकल कर आई। वो बड़ी विचित्र लग रही थी, बहुत ही भयानक लग रही थी। वो उन्हें घूर कर देखने लगी। प्रेरणा और सिद्धांत दोनों घबरा गए, लेकिन वो औरत उन पर नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने कहा, प्यारे बच्चों, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हारी नानी की तरह हूँ। अपने अपने नाम बताओ। जी, मेरा नाम सिद्धांत है। और मेरा नाम प्रेरणा है। बहुत अच्छे नाम हैं तुम दोनों के, और दिखते भी बड़े प्यारे हो। उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों के सर पर हाथ फिराया, खूब प्यार किया और उन्हें उसी घर में रहने के लिए न्योता दे दिया। अब ये दोनों बच्चे उसी घर में उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगे। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बहुत प्यार करती, खूब खाने को देती, अच्छे अच्छे पकवान ला कर देती और उन्हें खूब लाड प्यार करती। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 महीने में ही ये दोनों बच्चे खा पीकर अच्छे खासे मोटे ताजे हो गए। लेकिन असल में ये बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और बहुत ही क्रूर थी। उसे बच्चों से प्यार बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो इन दोनों को मारकर खा जाना चाहती थी। उसके पास एक टेढ़ी सी छड़ी थी, जो कि एक जादुई छड़ी थी। इससे वो जादू किया करती थी। एक दिन दोनों ने देखा कि उस बूढ़ी जादूगरनी ने एक मोटे ताजे शेर को अपनी जादू की छड़ी से चूहा बना दिया और उस चूहे को भून कर खा गई। उसे चूहे खाना बहुत पसंद था और वो ये चाहती थी कि प्रेरणा और सिद्धांत को भी खिला पिलाकर पहले मोटा करे और फिर उन्हें मार कर खा जाए। बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद ये थोड़े से और मोटे ताजे हो जाएं तो मैं इन दोनों को भी चूहा बनाकर खा जाऊंगी। बस थोड़ी सी चर्बी और चढ़ जाए इनके बदन पर, फिर ये बड़े ही स्वादिष्ट लगेंगे। पहले तो मैं इन दोनों को पानी में उबालूंगी, फिर इन दोनों पर मसाला लगाकर इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट मीट बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अब बच्चे सारा माजरा समझ चुके थे और इस फिराक में थे कि किसी तरह से इस जादूगरनी की जादू की छड़ी मिल जाए, जिसकी मदद से जादूगरनी से पीछा छुड़ाया जा सके। और एक दिन ऐसा ही हुआ। उस जादूगरनी के पास एक बड़ा सा पिंजरा था। एक दिन उसने अपनी छड़ी को टेबल पर रखा और पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसमें सफाई करने के लिए गई। बस यही मौका था। सिद्धांत ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कड़ी लगा दी। बुढ़िया को जैसे ही खटका हुआ, उसने मुड़कर देखा
कि वो बंद हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसने सिद्धांत से कहा, बेटा, नानी से खेल खेल रहे हो? खेलो खेलो, अच्छा लग रहा है, पर जरा मुझे मेरी छड़ी पकड़ाना, मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे जादू के खेल दिखाऊंगी। नहीं नानी, हम समझ चुके हैं कि तुम नानी नहीं बल्कि जादूगरनी हो और हमें मारकर खा जाना चाहती हो। उसके बाद सिद्धांत ने जादू की छड़ी से कहा, ओ जादुई छड़ी, इस जादूगरनी को पिंजरा समेत उठाकर बाहर कड़ी धूप में रख दो। अगले ही पल वो पिंजरा उस जादूगरनी समेत बाहर तेज धूप में पड़ा हुआ था। वो बुढ़िया अब तिल मिलाने लगी। उसने अब गुस्से में कहा, ओ दुष्ट बच्चे, फौरन पिंजरे का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकाल, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और अब उस जादूगरनी का रूप बदलने लगा था। वो बूढ़ी और मजबूर औरत की जगह अब खूंखार होती चली जा रही थी। अब उसकी नोकीली नाक निकल आई थी, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसकी बालों की लंबी लंबी लटें, उसके लंबे लंबे कान, लंबे पीले नाखून, बड़े बड़े से दांत और लाल लाल आंखें, वो बिल्कुल डायन नजर आ रही थी। इसके बाद में फिर सिद्धांत ने उस छड़ी से कहा, ओ जादुई छड़ी, इसे फौरन आइसक्रीम में बदल दो ताकि ये तेजी से पिघलने लगे। कुछ ही पलों में वो जादूगरनी एक बड़ी सी आइसक्रीम में बदल गई और बहुत ही तेजी से पिघलने लगी और फिर पिघलकर वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर प्रेरणा ने कहा, भैया, ये तो नष्ट हो गई, पर अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, ये जादुई छड़ी जो है ना, अब इसकी मदद से हम सारे काम लेंगे। फिर उसने जादुई छड़ी से कहा, ओ जादुई छड़ी, अब एक काम करो, एक बड़ा सा शेर बना दो, लेकिन वो शेर खूंखार ना हो और हमारे मित्र हो। जादुई छड़ी ने फौरन एक शेर को पैदा कर दिया, एक बड़ा सा शेर, लेकिन वो दुम हिला रहा था। वो शेर सिद्धांत और प्रेरणा के पैर ऐसे चाट रहा था जैसे कि कोई पालतू कुत्ता हो। इसके बाद सिद्धांत ने उस जादुई छड़ी से कहा, फौरन हम दोनों को हमारे अपने घर ले चलो, मगर याद रहे कि वहाँ हमारी सौतेली माँ है, वो बहुत ही दूर है। अगर वो तुम्हें छूने की कोशिश करे तो तुम गर्म लोहे की छड़ बन जाना, उसे छूने मत देना। चलो, अब हम दोनों को ले चलो। उसके बाद में उस जादुई छड़ी की बदौलत वो दोनों शेर पर बैठकर अपने घर पर पहुंचे और सिद्धांत ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सौतेली माँ निकलकर बाहर आई। वो बिल्कुल सन्न रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मानो जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। वो तो सोच रही थी कि अब 1 महीना बीत चुका है, अब तक तो शेर सिद्धांत और प्रेरणा को मार कर खा गया होगा, मगर ये क्या, ये दोनों तो खुद शेर पर बैठ के आए हैं। वो बिल्कुल थर थर कांपने लगी। प्रेरणा ने कहा, डरो मत माँ, ये शेर किसी को हानि नहीं पहुंचाता जब तक कि कोई इसे हानि न पहुंचाए। आप बिल्कुल मत डरो। अच्छा ये बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? वो तो जंगल में गए हैं लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, जादुई छड़ी हमें हमारे पिताजी के पास पहुंचा दो। इसके बाद में वो शेर के ऊपर बैठे और जादुई छड़ी की मदद से जंगल में वहां पहुंचे जहां पर कि उनका पिता यानी कि मोहन लकड़ी काट रहा था। दोनों उसके पास पहुंचे तो वो एकदम चौंक गया। यो देखकर हैरान रह गया कि किस तरह से शेर पर बैठे हुए प्रेरणा और सिद्धांत आ गए हैं। उसे तो लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन तब सिद्धांत ने कहा, पिताजी आप चौंक क्यों रहे हैं? हम सिद्धांत और प्रेरणा ही हैं, आपके बच्चे, जिन्हें आप छोड़कर चले गए थे। लेकिन हम आपको नहीं भूले, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे गले लग जाओ, मेरे गले लग जाओ बच्चों। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, आओ गले लग जाओ। मोहन ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। पिताजी हम जानते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, वो तो सौतेली माँ ने आपको भड़काया था। हाँ बच्चों, मुझे उसी ने भड़काया था, इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम दोनों को कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। अब हम सब साथ ही रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। इसके बाद मोहन, प्रेरणा और सिद्धांत के साथ खुशी खुशी घर लौट आया।
मगर सौतेली माँ ने अभी हार नहीं मानी थी। वो ये समझ चुकी थी कि हो ना हो ये कोई जादू का चक्कर है। सिद्धांत जिस छड़ी को हमेशा थामे रहता है वो जादू की छड़ी है। उसने फैसला कर लिया कि वो इस जादू की छड़ी को हथिया कर रहेगी और उसके बाद में छड़ी को घुमाकर दोनों को चूहा बना देगी और उन्हें भून कर खा जाएगी। लगता था कि जैसे उस बूढ़ी जादूगरनी की आत्मा इस सौतेली माँ में आ गई है। उसने एक दिन मौका पाकर ऐसा करने की कोशिश की। जब प्रेरणा और सिद्धांत उस छड़ी को अपने कमरे में छोड़कर बाहर खेल रहे थे तो मौका पाकर सौतेली माँ वहां पर गई और उसने छड़ी को उठा लिया। मगर जैसे उसने छड़ी को छुआ वो छड़ी लाल लोहे की छड़ बन गई और उसका पूरा हाथ जला दिया। वो जलन की मारी चीख उठी। आ! उसकी चीख सुनकर दोनों बच्चे भागे चले आए। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी छड़ी है? इसको मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ ही जल गया। अच्छा ऐसी बात है? इसके बाद सिद्धांत ने भी उस छड़ी को छुआ, अपने हाथ में उठाया, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, माँ एक बात याद रखना कि कभी दोबारा इस छड़ी को छूना मत, नहीं तो फिर वही होगा जैसे अब हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है, अब मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। इसके बाद सिद्धांत की उस छड़ी को सौतेली माँ ने दोबारा कभी नहीं छुआ और दोनों बच्चे और मोहन खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ऐसे ही बनाते रहें।